नमस्कार साथियों। आज हम दोबारा से मिल रहे हैं और आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एक टेलीविजन चैनल के सर्वे सर्वा जो सवाल अजीबोगरीब करते हैं, शायद ध्यान भटकाने के लिए, या हो सकता है कि ध्यान भटकाने के साथ साथ अपनी चाटुकारिता के बारे में भी वे बताना चाहते हो, वे यकीन दिलाना चाहते हो कि वे कितने बड़े चाटुकार हैं। इसके अलावा उन्होंने जिस प्रकार के सवाल किए उससे साफ है कि उनके चैनल की टीआरपी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही थी। और क्योंकि उनके चैनल की टीआरपी 130 करोड़ के देश में केवल 40-45 हजार लोग ही देख रहे थे, इस वजह से शायद उन्हें लग रहा था कि किस प्रकार से वो अटेंशन अपने पास करे, किस तरह से ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। ये ऐसा जिस प्रकार से इन्होंने दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे आ, हिंदू समाज के बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत चिंता है संतों की। परंतु क्या सचमुच में ऐसा है? जब प्रोफेसर जेडी अग्रवाल, जिन्हें स्वामी सानंद के नाम से जाना जाता था, जब पुलिस ने उन्हें बहुत बेरहमी से उनके अनशन से उठाया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या इन्होंने उनके बारे में कुछ भी कहा? आज इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। और आपसे उनका परिचय कराती हूँ जैसे जैसे वे जुड़ते हैं। उनका इंतजार है, बस कुछ ही देर में आई एम श्योर कि वे सब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसमें एक चीज जरूर मैं ये कहूंगी कि जिस प्रकार से कांग्रेसी नेता जो हैं वे चुप बैठे हुए हैं, ये सवाल अवश्य उन पर उठ रहा है कि वे चुप क्यों बैठे हैं, वे क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। और इसी वजह से आज जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। आप देखिए कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो मेंबर हैं, कार्यकारिणी के जिला जिला लेवल पर वे, और साथ में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, जिला पंचायत सदस्य और उसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, ये सभी जुड़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान सूर्यकांत धस्माना जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के उत्तराखंड में और बहुत जाने माने नेता है। बहुत लंबा सफर रहा है इनका और हर विषय पर जो इनके जो विचार होते हैं उन्हें पुरजोर तरीके से रखते हैं। और हम देखते हैं कि कांग्रेस के ये एक नेता हैं जो किसी भी चीज पे बोलने से पीछे नहीं हटते। कहीं किसी को मुश्किल होती है तो दिखाई देते हैं सामने आते हुए, लोगों का साथ देते हुए। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ लाल ढांग से जिला पंचायत सदस्य जो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वहां से गुरजीत लहरी जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार लहरी जी। उनके नमस्कार। बारे में भी नमस्कार कहा मैम। जाता है कि अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। देखते हैं कि आज वो हमें क्या बताते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, क्योंकि सन्यासियों के क्षेत्र से आते हैं। और साथ ही राजन त्यागी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, नौजवान हैं, बेहतरीन एनालिसिस करते हैं हर विषय को।
लेकर उस पर बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी के बारे में भी इनका एक वीडियो आया था, इसीलिए इनको जोड़ा गया है। आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी के ये सदस्य हैं। मैं शुरुआत करूंगी धस्माना जी आपसे। नमस्कार, नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी धस्माना जी आपसे। मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये पूरा मैटर हुआ है अर्नब गोस्वामी वाला, उसमें उनको रिलीफ मिली है 3 हफ्ते की। मगर क्या आप इसका बैकग्राउंड कुछ अपने तरीके से समझाना चाहेंगे? अपने तरीके से उनका पक्ष तो उन्होंने दिया कि किस प्रकार से उन्होंने सवाल किया कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से कि जो संत मारे गए पालघर में, उनके बारे में उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा? क्या कहेंगे आप? सुजाता, देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आज मैं समझता हूं आज का दिन भी आपने ठीक चुना इस चर्चा को करने के लिए। मैं हर बात कोई भी इस प्रकार का जब प्रोपेगेंडा हाइप क्रिएट की जाती है उसके बारे में, तो उसका मैं एनालिसिस जरूर करता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है। ये बिना कारण नहीं होता। अर्नब गोस्वामी अचानक ये पालघर की घटना आपको मालूम है 16 अप्रैल की रात की है और हिंदुस्तान के मीडिया के अधिकांश हिस्से ने इसको 20 तारीख को उठाया और 20 तारीख को उठाने के बाद जिस तरह से उसके बाद अर्नब गोस्वामी अचानक फिर प्रकट हुए, जबकि मालूम पड़ चुका था कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वयं सामने आए और स्वयं सामने आकर के उन्होंने न केवल उस घटना की निंदा करी बल्कि बहुत कठोर एक्शन किया। कठोर एक्शन करने के साथ उन्होंने ये बात सारी देश के सामने स्पष्ट करी कि जो उसमें मारने वाले लोग हैं वो दूसरे संप्रदाय के नहीं है। ये बात उनको कहनी पड़ी और उसके बाद उनके गृह मंत्री को ये बताना पड़ा पूरे देश को कि जितने लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं वो नाम भी एक ही धर्म के हैं, जो जिन धर्म के साधु थे उन्हीं धर्म के लोगों का मारने वालों का नाम है। ये महाराष्ट्र की सरकार ने पूरी तरह से साफ करके अचानक प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के अपने चैनल में जैसी उनकी आदत है जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, और ये उनका मैं हमेशा से देखता आया हूँ, मेरे ख्याल से अटेंशन सीकिंग का, क्योंकि उनके अंदर वो गहराई नहीं है, उनके अंदर वो गुण नहीं है कि वो इन तमाम देश के विषयों पर गंभीर बात कर पाए। तो किस प्रकार से जब किसी व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होते, जब किसी व्यक्ति के अंदर गहराई नहीं होती, तो उसको चिल्लाना पड़ता है, उसको चीखना पड़ता है। तो वो अपनी आदत के अनुसार वो चीखे चिल्लाए। जब उनका देखा मैंने और उनके शो के लगभग 1 घंटे के अंदर संबित पात्रा का ट्वीट आता है कि अर्नब गोस्वामी हैज एक्सपोज सोनिया गांधी। ये ट्वीट आता है उनका बधाई देते हुए। तो जैसे ही ये ट्वीट आया और जैसे ही मैंने शो पूरा देखा तो मैंने उसके बारे में एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये इतनी मतलब कोई लिमिट नहीं, गिरावट की कोई सीमा ही नहीं। जिस प्रकार से सोनिया जी के खिलाफ, देखिए सोनिया जी हमारी पार्टी की, मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन देश की किसी भी महिला के खिलाफ जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग अर्नब गोस्वामी ने किया, अगर वो किसी अन्य दल की महिला के खिलाफ भी या दल की नहीं किसी सामान्य महिला के खिलाफ भी करते तो मैं जरूर उनकी निंदा करता और मैं उनके खिलाफ बात करता। जिस प्रकार से वो आए तो ये मेरे दिमाग में आया कि सोनिया गांधी पे इतना खतरनाक तरीके से आक्रमण और चिल्ला चिल्ला के कहना हिंदू थे, भगवाधारी थे, इस देश के अंदर हिंदू होना गुनाह हो गया है, भगवा पहनना गुनाह हो गया। तो जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो मैं हमेशा से कि मैं विश्लेषण करता हूं कि क्या बात होगी और मेरा समझ में आया कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, ये पूरा शो हुआ, ये शो इसलिए ही हुआ कि देश के अंदर जो टेस्टिंग किट आया वो व्यापक पैमाने में फेल हो गया। चाइना से जो टेस्टिंग किट आए कोविड-19 के वो फेल हो गए। उसकी आवाज राजस्थान से उठनी शुरू हुई और फिर उसके बाद पूरे देश के तमाम राज्यों में जहां जहां वो किट गए बताया गया कि वो किट जो है काम नहीं कर रहा, उसका जो वेरिएंट है, उसका जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है और उससे टेस्टिंग
ठीक से नहीं हो पा रही, ये आपको पता है कि पूरे देश के अंदर रिपोर्ट आ रही। दूसरा, पीपीई किट के लिए लगातार पूरे देश के तमाम अस्पतालों में जहां कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, वहां पर नर्सिंग स्टाफ के पास, मेडिकल स्टाफ के पास, डॉक्टर्स के पास, सफाई कर्मचारियों के पास पर्याप्त पीपीई किट नहीं है। राहुल गांधी फ्रॉम द डे वन और उसके बाद सोनिया गांधी लगातार बोल रहे हैं कि देश के अंदर कोरोना वायरस कितना है, कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग ये इसका सोशल स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पता तभी चलेगा जब ज्यादा टेस्टिंग होगी। हमारे देश में अमेरिका की तुलना में, जर्मन की तुलना में, इटली, स्पेन की तुलना में हमारे देश में जो टेस्टिंग है वो बहुत कम है। इसलिए इतने बड़े देश में 130 करोड़ लोगों के देश में ये टेस्टिंग कम हो रही है। इस टेस्टिंग को ज्यादा होना चाहिए, ये लगातार बोला जा रहा था। अब शील्ड कैसे करेंगे? बिल्कुल। अब कोविड-19 के बारे में तो पूरे दुनिया में लीडर भी बनना है। पूरे दुनिया में अभी कोविड-19 चल रहा है, अभी पहली वेव चल रही है और दुनिया का सबसे नंबर 1 कोरोना फाइटर बनने की लड़ाई अभी शुरू कर दी है, उसके श्रेय लेने की लड़ाई अभी शुरू कर दी है। तो ये सारी बातें जो सामने आ रही थी, मैं समझता हूं कि ध्यान लोगों का टेस्टिंग किट जो खराब आई उससे हटाने के लिए, दूसरा जो टेस्टिंग कम हो रही है उसके लिए, और जो वास्तविक स्थिति कोरोना की है, जैसे आपको मालूम है कि जैसे ही लाखों मजदूर देश के सड़कों पे आए लॉकडाउन के 2 दिन बाद, तो जमाती आ गया अचानक। और पर जमाती ये वाली चीजें जो है, ये जो ध्यान भटकाने की वाली बात है, इस पे अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। उससे पहले गुरजीत मेहरी जी, आप मुझे बताइए, आप किस प्रकार से देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी के इस अटैक जो उन्होंने किया कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर। जिस प्रकार से उन्होंने कहा वो बोलती क्यों नहीं, और वो इटली की सोनिया गांधी वो जाके कहेगी वहां पर, हमारी संस्कृति तो नहीं है। हमारे यहाँ की बहू बेटियों से अगर कोई इस प्रकार से बदतमीजी से बात करे तो इसका मतलब है कि हम पितृसत्ता से अभी भी ग्रसित है। क्या ये नहीं बताता कि महिलाओं की इज्जत, और खास करके जब वो आपके देश की बहू बन चुकी है, अगर आप उनके बारे में इस तरह के अमर्यादित शब्द बोलते हैं, तो ये आपका कैरेक्टर, आपकी पितृसत्ता, आपके महिलाओं के प्रति जो घृणा की भावना है वो दिखाता है। तो आपके क्या विचार है इस बारे में लहरी जी? जी, सबसे पहले तो पालघर में जो घटना हुई है और उसमें निहत्थे और एक निर्दोष जो हमारे संत उस घटना का शिकार हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूँ। उसके बाद एकदम अचानक से पूरा देश, क्या पूरा विश्व कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और इस महामारी की चपेट में हमारे देश से पहले चाइना से शुरू हुआ, अमेरिका जैसी विश्व की सबसे बड़ी ताकत, इटली, स्पेन, इराक जैसे इस महामारी की चपेट में, उसके बाद यह भारत में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा था। इसी बीच में पालघर की घटना के साथ एक, मैं तो कहूंगा कि मीडिया में भी अर्नब गोस्वामी एक वायरस के तौर पर आए हैं जो एक वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है, सबसे पहले मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और मैं समझता हूं कि अर्नब गोस्वामी जी ने जिस तरीके के उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे नहीं लगता कि अर्नब गोस्वामी के अंदर -0.1 भी महिलाओं के प्रति सम्मान का कोई भी उनके अंदर सम्मान की ऐसी उनके अंदर कोई स्थिति है, या उनके अंदर कोई ऐसी सम्मान की भावना है, मैं ऐसा समझता हूं। और दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी जी जिस तरीके से सोनिया गांधी जी से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आप पालघर की घटना पर क्यों नहीं बोले, मैं अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहूंगा, मैं हरिद्वार जिले के बिल्कुल बराबर वाली विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण का रहने वाला हूं। यहाँ पर शिवानंद जी पिछले 12 सालों से मातृ सदन जो उनका आश्रम है, बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके कई निगमानंद हो गए, सदानंद हो गए, इतने हमारे संत यहाँ पर गंगा के बचाव के लिए, खनन की रोक मांग को लेकर के, खनन को रोकने के लिए, गंगा को बचाने के लिए शहीद हो गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
उनके खिलाफ, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, पुलिस उनको जबरदस्ती उठाकर ले जा रही है, पुलिस उनको जबरदस्ती एम्स में भर्ती करवा रही है, तब अर्नब स्वामी कहाँ थे? और तब अर्नब स्वामी को यह नहीं दिखाई दिया क्या वो संतगण नहीं थे? बिल्कुल। राजन त्यागी जो है नौजवान है और इस विषय पे उनके अपनी कुछ सोच है। राजन, आप मुझे बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सवाल सोनिया गांधी जी से उठाना ठीक था? और अगर ठीक नहीं था तो आपको क्यों लगता है कि ठीक नहीं था? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने हम जैसे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपनी बातें रख सकें। और जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी वो पत्रकार नहीं रह गए हैं। वो 90s की पिक्चरों के वो घिसे पिटे स्क्रीन प्ले राइटर रह गए हैं जो एक ही कहानी बार बार दोहरा रहे हैं, और वो कहानी है ध्रुवीकरण की। देखिए, 2017 में जब उन्होंने अपना रिपब्लिक टीवी चैनल बनाया था, राजीव चंद्रशेखर जो एमपी के समर्थित राज्यसभा सांसद हैं भाजपा द्वारा, उनके समर्थन से जो उन्होंने चैनल बनाया था, उसके बाद से उनका चैनल लगातार 100 हफ्ते नंबर 1 पे रहा। वो इसलिए नहीं कि उनकी कोई उत्कृष्ट लेवल की पत्रकारिता है, वो जो उनका ये ध्रुवीकरण का जो स्वांग वो रचते आए हैं उसके कारण नंबर 1 पे रहता है। टीआरपी का खेल चल रहा है, टीआरपी ज्यादा रहेगी तो ऐड ज्यादा आएंगे, और ऐड ज्यादा आएंगे तो पैसे ही कमाई ज्यादा होगी। ध्रुवीकरण, आपका जेएनयू, एंटी नेशनल, आपका अर्बन नक्सल, मोदी जी का महिमा मंडन, इसके अलावा पिछले 100 हफ्तों से जब से चैनल बनाया उसके ऊपर कुछ नहीं दिखाया गया। पिछले 8-10 हफ्ते से क्या हुआ है कि इंडिया टुडे ग्रुप जो राहुल कंवल चलाते हैं, वो इस टीआरपी की रेस में रिपब्लिक टीवी से आगे निकल गया, क्योंकि ये जो कोरोना की जो महामारी आई है, इसके अंदर क्या है, हिंदू मुस्लिम की मदद कर रहा है, मुस्लिम हिंदू की मदद कर रहा है, और एक तरीके से जो भाईचारा है वो देश के अंदर बढ़ गया है। तो ध्रुवीकरण की जो राजनीति की अपनी रोटियां सेकने वाले जो लोग हैं, उनकी दुकान चलनी बंद हो गई है। तो उसको चलाने के लिए 5 दिन बाद इस मुद्दे पर अर्नब गोस्वामी को जो है बहस करने का समय याद आता है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया है, उसके अंदर उन्होंने कोई सोनिया गांधी से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है। अगर वो डायरेक्ट सोनिया गांधी से सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछते तो मुझे उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके अंदर सवाल पूछ रहे हैं सोनिया गांधी की नागरिकता से, सोनिया गांधी के सम्मान का हनन कर रहे हैं, वो सोनिया गांधी को एंटी हिंदू प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर वो बता रहे हैं सोनिया गांधी को कि सोनिया गांधी इटली के अंदर इस चीज का क्रेज ले रही है कि मैं वहां पर हिंदुओं को मरवा रही हूँ। जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस देश में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ध्रुवीकरण की जो टीआरपी के कारण वो पीछे हट रहा है, उसको आगे बढ़ाने का एक जरिया मात्र है अर्नब गोस्वामी के पास कि वो टीआरपी आ जाए, और टीआरपी के कारण जो है वो उनका चैनल जो है, उनकी कमाई जो है, जो उन्होंने इतने सारे लोन्स ले रखे हैं, वो कई जगह डिफॉल्टर्स हो चुके हैं, उसको अपने को बचा सके। आपने कहा, दसमाना जी, जो बात आपने कही थी उस बात को बड़ी सुंदर तरीके से लेरी जी और त्यागी जी ने आगे बढ़ाया, और ये बात साफ है कि ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वो इसलिए भी करी जा रही है कि उनके चैनल की टीआरपी अगर चेक करी जाए तो बहुत कम रह गई है। 130 करोड़ के देश में करीब 44-45 हजार या मान लीजिए 50 हजार के करीब लोग उनका चैनल देख रहे थे पिछले हफ्ते, ये फैक्ट है। अब आपने जो बात करी उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप ट्वीट देखें जो अर्नब गोस्वामी ने कहा कि उनके ऊपर अटैक हुआ, जब उन्होंने ट्वीट किया है उसके 1 मिनट पहले संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया था कि वो उस अटैक की घोर निंदा करते हैं। तो उन्होंने अर्नब से पहले ट्वीट किया। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? आप ये कैसे देखते हैं कि ये क्या चीज चल रहा है? संबित पात्रा और वो मिलकर क्या बताना चाह रहे हैं देश को? ध्यान भटकाने की बात तो है, लेकिन अगर ये संबित पात्रा पहले ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्लानिंग है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? सुजाता, सही बात है। देखिए, गुरजीत भाई ने जो बात कही और साथ में राजन जी ने जो बात कही, उनकी बातों को उनसे मैं सहमत हूँ, ये एक पार्ट है उसका। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप पीछे जाइए कि व्हाट इज द कॉन्स्पिरेसी। अर्नब गोस्वामी और ये संबित पात्रा, ये दोनों बचपन के बिछड़े हुए पागल भाई हैं। ये मैं पहले कह चुका हूं, इनकी जो हरकतें हैं वो पागल भाई। लेकिन ये इतना नहीं है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। और ये टीआरपी वीआरपी तो है ही,
टीआरपी को तो इनका डाउन जाना ही था, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं रोज रोज वो गंद सुन के, रोज रोज गाली सुन के, रोज रोज बकवास सुन के, तथ्यहीन बातें सुन के लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं तो आप सही कहे कि एक साल से मैंने टेलीविजन देखना बंद कर दिया। ऐसे ही देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो आज टेलीविजन नहीं देख रहे हैं, तो इनकी टीआरपी तो नीचे जानी ही थी। टीआरपी के साथ साथ जो कॉन्स्पिरेसी है, वो कॉन्स्पिरेसी ये है, हाउ टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द पीपल फ्रॉम द रियल इश्यूज। एंड टुडे द रियल इशू इज कि देश के अंदर जो लाखों लाखों की संख्या में चाइना से आपने किट मंगाई, आज प्रिंट मीडिया कह रहा है कि साहब आप वो किट आ गई जो यूरोपियन कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दी थी। तो आप अखबार वाले कहाँ थे भाई? ये सारे खोजी पत्रकार कहाँ चले गए थे? आप जिस समय किट मंगाई जा रही थी, आपके शो में ही मैंने कहा था कि किट कम है, तो उस समय आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? आज जब किट फेल हो गई, जब वापस जा रहे, कल स्वास्थ्य मंत्री सामने आकर के कह रहे हैं कि हम वापस भेज देंगे, और ये सफाई भी दे रहे हैं कि उसका पेमेंट नहीं दिया गया। अरे भाई, देश के अंदर लगातार कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मौतों का सिलसिला गुजरात में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अब ये पहली वेव है। आपको मालूम है, जितने रिसर्च आए हैं, आईसीएमआर का मैं पेपर पढ़ रहा था कि दिस इज द फर्स्ट वेव, इट विल रीअकर एंड अगेन रीअकर, ये रीअकर होगा। तो ये सारा खेल जो है, ये अर्नब गोस्वामी का टीआरपी का खेल ठीक है, लेकिन टीआरपी के साथ साथ जो पीछे बड़ी ताकतें इस पूरी रणनीति के साथ है, इस पूरे, आप देखिए ना, एक मिनट पहले ट्वीट कैसे आ गया साहब? जब अटैक हुआ ही नहीं, तो अटैक होने से पहले आपका ट्वीट कैसे आ गया? ये तो आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सारा पता लग जा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस पूरे मसले में पीछे एक बहुत बड़ी एक साजिश है, और सोनिया गांधी जी ने तो कॉग्निजेंस भी नहीं लिया। जो सोनिया गांधी अपने पति के हत्यारों को माफ कर सकती है, अरे सोनिया गांधी का मुकाबला करेंगे ये? उनकी पैर की जूती के बराबर भी नहीं, उनके नखून के बराबर भी नहीं है। जिस सोनिया गांधी ने 2004 में लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और देश के तमाम बड़े बड़े नेता चले गए, सोनिया जी को हाथ जोड़ करके कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। वो अपने बेटे को बना सकती थी, स्वयं बन सकती थी। 2014 में दोबारा उनके पास, 2009 में दोबारा मौका आया, 2009 में वो राहुल गांधी को फिर प्राइम मिनिस्टर बना सकती थी, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। आप क्या बात करते हैं? देश के अंदर बड़े बड़े, अभी तो जिस समय टाइम आएगा, समय आएगा जिस समय एक्सपोज होंगे कि इन्होंने सत्ता के लिए और ताकत के लिए कैसे कैसे खेल किए। इन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगा। इन्होंने कहा कि आप शहीदों के नाम पर वोट देंगे, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये कह करके वोट मांगे। ये एक्सपोज होंगे एक दिन। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि जब पूरी दुनिया में इंसानियत इतने बड़े खतरे में, इंसानियत, भारत का सवाल नहीं है, आज पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो एक डेंजर जोन में खड़ी है। कल क्या होगा हमको पता नहीं है। और इनको फिर भी हिंदू मुस्लिम, बहुत गुरप्रीत लहरी साहब ने बहुत अच्छी बात की गुरजीत भाई कि हरिद्वार के सानंद जी की याद नहीं आई इनको, उन्होंने अपने प्राण दे दिए। अभी उसी आश्रम में अभी गंगा जी के लिए एक साध्वी बैठी थी, उस साध्वी के साथ किस तरह का व्यवहार किया। इस अर्नब गोस्वामी को वो साध्वी नजर नहीं आई, वो हिंदू नहीं थी, वो सनातनी नहीं थी, वो गेरवा वस्त्र पहनने वाले नहीं थे, गंगा के लिए लड़ाई लड़ रहे। जिस गंगा को कहा कि गंगा मां ने मुझे बुलाया है, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है, उस गंगा का क्या हाल कर दिया तुमने। नमामि गंगे आपका प्रोजेक्ट कहां चला गया? पूरे ऊपर गौमुख से लेकर के और पूरे जहां तक गंगा सागर तक गंगा का जो बदहाल हुआ है, बुरा हाल हुआ है, वो कहां गया गंगा? उस गंगा को आप भूल गए। और उस गंगा को लड़ने वाले संत अपने प्राण त्याग रहे हैं। न अर्नब गोस्वामी को याद आ रही है, न संबित पात्रा को याद आ रही है, न संघ वालों को याद आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत बताएं कि शिवानंद आश्रम में जितने लोगों ने, मातृ सदन में जितने लोगों ने गंगा जी के लिए लड़ते हुए प्राण दिए हैं, बलिदान दिए हैं, क्या आरएसएस ने कभी उनके प्रति कोई सहानुभूति प्रकट करी है? क्या मोदी जी ने कभी मन की बात में आकर के इस पीड़ा को व्यक्त किया है कि भाई साधु संतों ने गंगा जी के लिए, जिस गंगा को मैं मां कहता हूं,
उसके लिए प्राण दे दिए। ये सारा ढकोसला है, ये कलयुग का प्रताप है। और कलयुग में उत्तरकांड में तुलसी बाबा ने साफ साफ कहा है कि जो होगा ढोंगी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। वो कलयुग है, तो उस कलयुग का प्रताप है ये। जितने बड़े ढोंगी हैं उतने बड़े जोगी बने हुए हैं। बिल्कुल। हम और लोगों ने पहले शो में आपने भी मैंने भी, जो साधु मरे थे वो किस धर्म के थे? मैंने आपको कहा कि साधु मरे बुरी बात है। इस देश का कोई भी नागरिक मरे, बिल्कुल, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मौलवी हो, पादरी हो, क्या हम भूल जाएंगे उड़ीसा के उस जघन्य अपराध को जो जीप के अंदर ग्रैम स्टेन्स, क्या नाम था उनका? ग्राहम स्टेन्स, उनको और उनके छोटे छोटे 2 बच्चों को जला दिया गया था। क्या भूल जाओगे आप? क्या उसको, क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग थे तो हम उसको उचित मानेंगे, उसको सही कहेंगे? अखलाक को भूल जाएंगे, पहलू खान को भूल जाएंगे? हम उस इंस्पेक्टर को जो सुबोध, जिन्होंने बुलंदशहर में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा दिया, क्या हम उसकी शहादत को भूल जाएंगे? मॉब लिंचिंग इस देश के किसी भी नागरिक की हो, अगर कोई अपराध करता है उस अपराध के लिए कानून है, अदालत है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक है, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप भीड़ से उसको मरवा देंगे ये कहकर कि ये फलाने धर्म का है, ये गाय के साथ ऐसा कर रहा था, ये फलाने धर्म के साथ ऐसा कर रहा था, ये हमारी पुस्तक जला रहा था, ये हमारे बेअदबी कर रहा था। इस देश के अंदर मैं समझता हूं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाक उल्ला ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, उन्होंने इस दिन के लिए, इस भारत के आजादी के लिए शहादतें नहीं दी थी कि इस देश के अंदर भीड़ जो है किसी भी निहत्थे आदमी को खड़ा करके मार देगी। जी बिल्कुल। लहरी जी, जो बात धस्माना जी कह रहे हैं, देखिए कि किस प्रकार से अर्णब गोस्वामी की बात होते होते हम बात करने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसा लगता है जैसे अर्णब गोस्वामी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ज्यादा बन जाते हैं, और बजाय इसके कि पत्रकारिता का धर्म निभाए और सवाल करे वे बीजेपी की सरकार से, क्योंकि बीजेपी सरकार में है, वे खुद ही उनकी तरफ से उनका पक्ष रखने लगते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें कि पालघर में क्या हुआ, संतों की हत्या होती है और उसके बाद उस इशू में कहीं ना कहीं वो जो 2 व्यक्ति है उनके लिए न्याय मांगने के बजाय ये केवल न्याय जो है वो इंसान के लिए नहीं, वो एक धर्म के लिए, धर्म को बचाने के नाम पे कर रहे हैं। देखिए मैडम, सूर्यकांत धस्माना जी हमारे बहुत ही सम्मानित और मेरे बड़े भाई हैं, और मैं हमेशा जब भी वो डिबेट करते हैं और जब भी अपना भाषण देते हैं तो मैं उनके विचारों को बहुत ही नजदीकी से और बड़ी गहनता के साथ सुनता हूं, क्योंकि इनके विचार बड़े ही मुद्दे पर और बड़े सटीक तरीके से अपनी बेबाकी से अपनी बात रखने का भाई साहब में बहुत ही बड़ा कैलिबर है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का अभी राजनीतिक जीवन इतना, मेरी इतनी उम्र नहीं है जितना भाई साहब का राजनीतिक जीवन लंबा करियर हो गया है, और हमारे उत्तराखंड की कांग्रेस की बहुत बड़ी धरोहर है। धस्माना साहब ने 2-3 पॉइंटों पर मेरा समर्थन किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको स्पष्ट एक चीज क्लियर करता हूं, अर्णब गोस्वामी का आप जो पालघर की घटना को लेकर के जिस तरीके का उनका बयान है, मैं कहूंगा सबसे पहले तो जैसे आदरणीय सोनिया गांधी जी का हम लोगों ने जिक्र किया, भाई साहब ने जिक्र किया, सबसे पहले तो हम लोग इस बात पर आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं किया, ये उनकी बहुत बड़ी महानता है। और ऐसे चाटुकार और 2 कौड़ी का पत्रकार एक सस्ती लोकप्रियता अपनी बनाने के लिए, अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अरे आप बताइए, मैं अपने जो हमारे युवा साथी अभी पहले बोल रहे थे, मैं उनकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगा और दोहराऊंगा। क्या देश की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी है? क्या केंद्र में सरकार कांग्रेस की है? क्या राहुल गांधी जी गृह मंत्री हैं या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी जी रात को अगर एक ट्विटर पर कर दें तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के लोग रात को उनकी नींद उड़ जाती है। इसका मतलब आपको अपनी सरकार की योजनाओं को प्रचारित नहीं करना है,
मैंने पूरा अपनी वॉल पर साफ लिखा, मॉब लॉन्चिंग की जो घटना हुई है, पालघर की घटना के बाद साफ लिखा कि देश में तत्काल प्रभाव से मॉब लॉन्चिंग की घटनाओं के जो आरोपी हैं उनको सजाए मौत होनी चाहिए, और वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, और जो नेता उसके समर्थन में बोले उसको भी उसमें आरोपी बनाया जाए। आप देखिए जरा उठा के मॉब लॉन्चिंग की घटनाओं में, आप देखिए किन लोगों का ज्यादा उसमें योगदान रहता है, आप देखिए पीछे से उसका प्रोपगेंडा क्या है। आज देश में, जैसे दसमाना साहब ने बोला है, पूरी दुनिया, हम लोग जनप्रतिनिधि है, मैं घर घर जा रहा हूं, लोग किस तरीके से डिस्टेंस कर रहे हैं, अपने घर में एंटर करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज कर रहे हैं, नमस्ते पे आकर टिक गए हैं, बोल रहे हैं कि आप जो भी अपनी बात रखनी है दूर से करिए और सोशल डिस्टेंस रखिए। पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इस समय अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ है। और आप देखिए मैडम कि पहले सप्ताह में जिस तरीके का, जब तक मरकज की घटना सामने नहीं निकल के आई, मरकज वाली स्थिति नहीं आई सामने, उससे पहले अमेरिका जैसे राष्ट्र ने भारत की तारीफ की, कहा कि हिंदुस्तान, भारत की जनता का कोरोना वायरस की जंग के खिलाफ एक मंच पर आना प्रेरणादायक। लेकिन उसके बाद अचानक 2500 लोग, 23 तारीख में वो मरकज के लोग निकले और पूरा मीडिया उनके ऊपर लग गया। मैं समझता हूं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मौलाना साहब ने गलत किया, नहीं होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, अजीत डोभाल जी जाते हैं, मौलाना साहब वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद उनका ऑडियो जारी हो जाता है। उसके बाद पूरा मीडिया कंप्लीट पूरे देश में इस तरीके का माहौल पैदा हो गया कि फिर हम लोग हिंदू मुस्लिम पे चले गए। हमने समर्थन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भारत देशवासियों से कुछ सप्ताह मांगता हूं। इस देश को बचाने के लिए अगर 21 दिन का लॉकडाउन हम लोगों ने पालन किया तो हम 21 साल, अपने 21 दिनों तक नहीं किया तो 21 साल हम लोग पीछे चले जाएंगे। हमने समर्थन किया। मैं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और आज फिर एक सप्ताह के बाद वही पूरे देश में माहौल पैदा हो गया, फिर वही हिंदू मुस्लिम की बात। और कांग्रेस को हमेशा, कांग्रेस का प्रचार, कुछ लोग जो हमारे पूरे देश में इस समय मीडिया, हमने भी टीवी देखना बंद किया हुआ है। मैं पिछले भाई साहब की बात को बिल्कुल समर्थन करते हुए मैं कभी चैनल्स को नहीं देखता। अगर कुछ न्यूज देखनी होती है तो थोड़ा समय निकाल करके हम लोग जो घटनाएं हो रही हैं देश में उसको देख लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज, आप जैसे लोग बैठे हैं जो सत्यता को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं। मैं अब अर्नब गोस्वामी जी से पूछना चाहूंगा, मेरे 2 क्वेश्चन है। 2014 से लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश में बहुत बड़े विश्व स्तर के योग गुरु हैं, बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के गुरु आचार्य बलदेव जी की एक रहस्यमय मृत्यु हुई, लापता हो गए। वो कहाँ हैं आज तक? कोई उनकी जांच हुई? कभी अर्नब गोस्वामी को पता लगा? पतंजलि का मुझे लगता है कि जहां तक उम्मीद है सुबह उठ के अलोम विलोम प्राणायाम तो वो भी करते होंगे, क्योंकि उन्हें भी डर रहता होगा। जितनी वो फ्रस्ट्रेशन लेके चलते हैं, शायद उनको भी डर होगा कि यार मेरे को ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, या अपने आप अगर कोई गलती करता है तो आदमी स्ट्रेस रहता है, तो उससे बचने के लिए, तनाव मुक्त के लिए वो योग साधना भी करते होंगे और आचार्य रामदेव को जरूर फॉलो करते होंगे। उनके बलदेव जो महाराज जी है, आपने कभी उस पर क्वेश्चन पुटअप किया? उसके बाद रिसेंटली अभी 1 साल पहले आचार्य बालकृष्ण जी एम्स रेफर हुए थे, उनको जहर दिया गया। तब अर्नब गोस्वामी के मुंह पर ताला क्यों लगा? तब क्यों लगा? आप सोनिया गांधी जी पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। आज देश में कुर्सी के लिए, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी बात है। अगर ग्राम प्रधान का किसी को प्रपोजल रखा जाए कि आपको सर्वसम्मति से ग्राम प्रधान बनाया जा रहा है, तो अर्नब गोस्वामी उसके लिए भी मना नहीं करेगा कि मैं बनने के लिए तैयार हूं, मेरे को सेवा करने का मौका दें। मैंने वो मंजर देखा था जब लोकसभा में लिटरली लोग रोए कि मैडम आप स्वीकार करिए, आपको देश ने चुनकर भेजा है, देश की जनता आपको स्वीकार कर रही है, आपको जनादेश दिया। लेकिन मैडम ने साफ मना किया, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। और उसमें ला करके जिनका कहीं नाम नहीं था, अर्थशास्त्री चुना, जिन्होंने पूरे विश्व की मंदी में भी भारत को बचा करके रखा। आपके पास क्या है स्कीम है? आपके पास इस समय है क्या? आप देश को किस स्थिति में लेकर जा रहे हैं? लेकिन हम फिर भी कहना चाहेंगे, मैं
फिर भी कहना चाहूंगा कि इस कोरोना वायरस की जंग को लेकर राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, कोरोना आगे जा रहा है। भाई साहब ने अपनी डिबेट में कहा था अभी अपने संबोधन में कि टेस्टिंग किट बढ़ाना बहुत अति आवश्यक है। जब तक हम लोग टेस्ट 1 लाख लोगों में हम लोग अगर 2000 टेस्ट करेंगे तो हमने 2000 लोगों को ही डिफाइन किया कि इनके अंदर कोरोना है या नहीं है। 98,000 लोग अभी फ्री हैं, उनके टेस्ट करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए हम लोग कोरोना को हराने के लिए हमें टेस्टिंग बढ़ानी है और उसी पे ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसी पर ही राहुल गांधी जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अर्णब गोस्वामी, आप जाकर के किसी मनोवैज्ञानिक जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं अपने दिमाग का ट्रीटमेंट कराइए और इस तरीके का बयान देकर के नौजवान जो लड़के हैं 18 से 21 साल की उम्र है, मेरे साथ भी सोशल मीडिया पर हैं, जिनको अभी कुछ नहीं है, मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई को प्रेजेंट करिए। जी, चौथा स्तंभ है मीडिया। जी जी बिल्कुल। अभी मैं आपसे दोबारा जुड़ती हूँ, उसके बाद इसको आगे ले जाएंगे। राजन, आप इस विषय पे क्या कहेंगे कि ध्यान जो भटकाया जा रहा है वो क्यों भटकाया जा रहा है और कौन से ऐसे इश्यूज है जिस पर हमें ध्यान रखना होगा और जो हमारे देश की मीडिया है उनका ध्यान भी उस ओर लाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जिस तरफ हमें ध्यान वापस लाना है? देखिए मैम, जैसे कि जो सीनियर कांग्रेस लीडर बैठे हैं लक्ष्मणा जी, उन्होंने भी बताया है कि फिलहाल जो है हम इस कोरोना की जो वायरस पे जो दौड़ लगा रहे हैं, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वायरस के पीछे दौड़ के हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, हमें वायरस से आगे पहुंचना पड़ेगा और आगे पहुंचने का एकमात्र ही हल है वो है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना, जिसे अभी तक हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसा कि बताया है कि जो टेस्ट किट्स आई थी, रैपिड टेस्ट किट्स चाइना से आई हैं, वो गलत भेज दी गई हैं और मुझे सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन्हें बिना टेस्ट करे, बिना जस्टिफाई करे उन्हें राज्यों को भी बांट दिया गया कि आप टेस्ट कर लीजिए और उनके अंदर जो डिफ्लेक्शन रेट आ रहा है वो 7 से 70% बताया जा रहा है। 70% का मतलब होता है कि वो गलत दिखा रही है रिजल्ट। 70% का डिफ्लेक्शन नहीं होता है, 7% का या 8% का डिफ्लेक्शन में आना चाहिए, लेकिन 70% का आ रहा है। तो ये सब चीजें फिलहाल जो हमें पीपीई किट चाहिए और पीपीई किट से भी इम्पोर्टेंट चीज जो हमें फिलहाल चाहिए वो चीजें हैं कि जो हमारा गरीब तबका है, जो इस बीमारी को लेके नहीं आया है, जो अमीर लोग इसे बाहर से लेके आए हैं और जिस तरह से झेल रहा है वो गरीब तबका झेल रहा है, उसके आने वाले अगले 6 महीने कैसे होंगे, बड़ा सवाल उसका है। बड़ा सवाल उसका है कि जिसकी दुकान पर 4, 5, 6 मजदूर काम करते हैं और सरकार ने तो कह दिया कि भाई आपने लगातार सैलरी दो, लेकिन वो 3, 4, 5 महीने की सैलरी लगातार कहाँ से देगा जब उसके पास उसका सामान ही नहीं बिकेगा। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक महामारी भी आ रही है। ये सिर्फ प्राकृतिक या जो प्राकृतिक आपदा वही नहीं है, ये एक महामारी जो आर्थिक हमारे देश के ऊपर आने वाली है, उसको भी हमें देखना है। सरकार का कोई प्लानिंग नहीं है, सरकार कोई बजट लेके नहीं आ रही है, ना ही गरीब तबके के लिए आ रही है, ना ही एमएसएमई के लिए आ रही है। और आज एक बहुत चौंकाने वाली खबर आती है कि रोज प्रधानमंत्री हमसे कह रहे हैं कि पीएम केयर्स के अंदर आप पैसा जमा कीजिए, पीएम केयर्स के अंदर पैसा जमा कीजिए, और आज ये आता है कि जो कैग जो हमारी संस्था है वो पीएम केयर्स का ऑडिट भी नहीं करेगी। मतलब वो पैसा लिया जा रहा है, वो पैसा कहाँ खर्च होगा, इस तरीके उसकी कोई रिपोर्ट हमारे देश को नहीं जाएगी, यानी सब चीज छुपाई जा रही है। तो छुपाने वाली सरकार से या छुपाने वाली बातों से इस समय काम नहीं चलेगा। जो भी आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है उसे देश के सामने ले आइए और जितने भी विपक्षी ग्रुप हैं आप उन्हें साथ में लेके चलिए ना। आप अपना बचाव करने के लिए विपक्षों के चरित्र हनन को करे जा रहे हैं। आप सोनिया गांधी का चरित्र हनन कर देते हैं, आप राहुल गांधी का चरित्र हनन कर देते हैं, आप अरविंद केजरीवाल का चरित्र हनन कर देते हैं। हमें चरित्र हनन से परेशानी नहीं है, लेकिन जो हमारे नेता कंस्ट्रक्टिव आइडियाज आपको दे रहे हैं आप कम से कम उनको तो फॉलो अप लें। जी धस्माना जी, कौन से ऐसे इशू है? एक टेस्टिंग किट के बारे में आपने कहा है और जैसा कि अभी राजन ने भी इश्यूज के बारे में बात करी कि ध्यान जो है इधर लाने की जरूरत है, जैसे पीएम केयर्स फंड में पैसा लिया जाना है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो जनवरी 1948 में बना
और आपदा के वक्त इसका इस्तेमाल किया गया और इसमें से पैसा उन लोगों को भी दिया जाता रहा है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता रही है, इंडिविजुअल्स को भी। तो कौन-कौन से ऐसे इश्यूज हैं, ये पॉइंटेड तरीके से आप विस्तार से बताइए कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर हमें ध्यान वापस लाना है अर्नब की इस डिबेट से और जो क्वेश्चनिंग हो रही है सोनिया जी से। देखिए, मैं समझता हूँ सुजाता, अर्नब वाली जो डिबेट है वो तो पूरे देश को समझ आ गई है कि वो डिबेट क्यों शुरू हुई थी। और मैं समझता हूँ कि आज जो पूरा लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, आप उत्तराखंड का एग्जांपल ले लें। उत्तराखंड के अंदर 1800 लोग जो गुजरात के थे वो हरिद्वार में फंसे हुए थे, और उन लोगों को गुजरात वापस छोड़ने के लिए राज्य की सरकार ने वीवीआईपी वॉल्वो बसेस का इंतजाम किया और उनका बिना किसी स्क्रीनिंग के, बिना किसी टेस्ट के उन 1800 लोगों को बाकायदा बाइज्जत गुजरात वापस भेज दिया। अब आपने उनको वापस भेज दिया क्योंकि वो गुजरात के थे। आपको शाहजी का फोन आया होगा, मोदी साहब का फोन आया होगा, तो गुजरात चले गए। लेकिन उसी बस में कुछ लोग उत्तराखंड के बैठ करके वापस आ रहे थे। हरियाणा में आधी रात में उन लोगों को बॉर्डर में सड़क पे, बीच सड़क पे उतार दिया गया। आज तक उन लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ है। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग आज उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड वापस आना चाहते थे। स्टूडेंट्स का एक मामला था। अब साहब हम संतुष्ट हो गए कि कोटा के बच्चे वापस आ गए, लेकिन कोटा में ही थोड़ी बच्चे थे। आज भी मेरे पास फोन आए हैं जयपुर से, जो वहां बच्चे फंसे हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग महाविद्यालयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तराखंड के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से मणिपाल यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, देश के अलग अलग कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे उत्तराखंड के बच्चे फंसे हुए हैं। मैसूर एक ग्रुप गया है समर ट्रेनिंग के लिए, ग्राफिक एरा का। 60 बच्चे हैं, मेरे मित्र हैं, उनकी सुपुत्री भी है उसमें, अब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। साइड इफेक्ट्स जो लॉकडाउन के हैं। और राजन की बात से मैं बड़ा इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये जो प्राकृतिक महामारी है ये तो है ही, लेकिन इस प्राकृतिक महामारी से लड़ते लड़ते जो यहाँ पर कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल तरह की जो आपदाएं आने वाली हैं, बहुत बड़ा आर्थिक संकट पूरे देश में आने वाला है। अनाज का संकट आज जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बीत रहा है, मेरे पास फोन आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राशन खत्म हो गए लोगों की जेबों में नकदी खत्म हो गई है। और आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूल के लोग फीस ना लें। हम मानते हैं कि 3 महीना जब पढ़ाई नहीं होगी तो फीस आप ले रहे हैं तो बुरा लगेगा, लेकिन जो अंग्रेजी स्कूलों में टीचर्स हैं, जो वहां का टीचिंग स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको तनख्वाह कहां से स्कूल वाला देगा? वो एक अलग समस्या खड़ी हो गई है। व्यापारी जो है उसको, चाहे वो होटल का मालिक हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, वो अपनी जो ईएमआईज है, आपको मालूम होना चाहिए, वित्त मंत्री जी ने आकर के अनाउंसमेंट किया कि साहब ईएमआईज जो है वो 30 जून तक स्थगित की गई है। लेकिन आपने स्थगित तो कर दी, लेकिन इंटरेस्ट उनका चढ़ता जा रहा है, तो ईएमआईज भी बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आदमी कहां से इस पूरे जंजाल से बाहर निकलेगा? आपने सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, आज स्टेट गवर्नमेंट का भी आदेश आ गया है कि उनका जो डीए है वो नहीं मिलेगा। महंगाई भत्ते खत्म कर दिए आपने, और केंद्र की सरकार ने पेंशनर्स जो थे उनके भी भत्ते खत्म कर दिए। आप लगातार सब कुछ काम, राशन जनता बांटे, पका हुआ खाना जनता बनाए वो बांटे, सोशल डिस्टेंस तो रखना ही है, वो भी जनता करेगी, सारे काम जनता करेगी। तो सरकार क्या कर रही है ये बताओ। सरकार ने गरीब लोगों के, जो लाखों लोग दिल्ली से और तमाम देश के अलग अलग प्रांतों से निकले थे, जो हमको टेलीविजन के स्क्रीन में दिखाई पड़े थे, क्या उनकी कोई स्टोरीज आ रही हैं? कहाँ है वो लोग? कहाँ गायब हो गए वो सारे? क्या गाड़ियों में भर करके बैठा करके भेज दिए गए? आप हालात देखिए पूरे देश की। इस समय कई राज्यों से और कई शहरों से जो डॉक्टर्स हैं, जो क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग हैं, जो आइसोलेशन में रखे गए हैं, आप उनकी हालत देखिए।
कल उत्तर प्रदेश के एक जिले से रिपोर्ट आ रही थी, लखनऊ में तो आपने 5 स्टार में रखा तो पूरे देश में उसका प्रचार हो गया, लेकिन उसके बगल के जनपदों में क्या हाल डॉक्टर्स के हैं, क्या हाल नर्सिंग स्टाफ के हैं जिनको आपने अलग से रखा है, जो कोविड के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। पूरे देश में तंत्र जो है वो कुछ काम कर नहीं रहा। पुलिस वाले लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो बेचारे अपनी तरफ से इंसानियत के नाते वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार, कहीं आपको आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन से लेके अब तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, देखिए योगी आदित्यनाथ से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक शैली है हम जीवन में कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको लॉकडाउन से लेकर अब तक कहीं नजर आए? वो बड़ी बड़े डिजाइनर गमछे पहन करके, और अब लाइव दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे हम दिखाई पड़ रहे हैं वैसे वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम दिन भर फील्ड में रहते हैं, दिन भर लोगों के बीच में जाते हैं, कहीं राशन बांट रहे हैं, कहीं सैनिटाइजर बांट रहे हैं, कहीं ग्लव्स बांट रहे हैं, कहीं मास्क बांट रहे हैं, लेकिन राज्य का प्रचंड बहुमत सरकार का मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहा। इस समय फ्रंट फुट पे आकर के उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जैसे उनके गुरु अमित शाह, जी गायब है, वो भी गायब है। केजरीवाल के खिलाफ एक एक घर में जाके पर्चा बांट रहे थे और बटन दबा करके करंट पहुंचा रहे थे। आज गायब है, आज क्यों नहीं निकल रहे आप? मौत से इतना डर क्यों लग रहा है? अरे आप नेता हैं, हम जिस दिन मरना होगा, जिस दिन मौत आई होगी, उस दिन हम 7 दीवारों के अंदर भी कैद हो जाएंगे, तब भी मौत आ जाएगी। लेकिन आज जब जनता को आपकी जरूरत है, क्या डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारा क्लिनिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे चौराहों पे खड़े हुए पुलिस वाले, हमारे ड्यूटी देने वाले तमाम लोग, उनकी जानें नहीं है क्या? उनके परिवार नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है? उनके सबके परिवार है, सबके बच्चे हैं, लेकिन वो देश के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए सड़कों पर है, फील्ड में है, और ये गायब है साहब। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, वीसी में बात हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हो रही है, गृह मंत्री जी का तो पता ही नहीं, उस दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे। हाँ, किसी प्रदेश में जहां गैर भाजपाई सरकार हो, उस सरकार में कुछ हो जाए तो उसके मुख्यमंत्री से जरूर बातचीत कर लेते हैं डराने धमकाने के लिए, लेकिन पता नहीं है कहाँ है। आप सड़क पे आइए, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनको आना चाहिए था। बिल्कुल। गृह मंत्री जिस प्रकार से दिल्ली के चुनाव में आप सड़कों पे आए, आप पर्चा बांटा आपने, तो आज कहीं राशन किट बांटते हुए तो दिखाई पड़ने चाहिए थे। बस मानस जी, इसी में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अहमदाबाद में जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया और इतने सारे लोग आए, अगर आप सचमुच में इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो 30 जनवरी को वुहान का वो स्टूडेंट जो केरला का था, वो पहला स्टूडेंट था जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ये हुआ कि कोई केस नहीं मिला, लेकिन उसके उपरांत क्या हुआ? उसके बाद एक जो बहुत मतलब बिल्कुल क्लियर हमारे को दिखाई दिया, वो ये था कि किस प्रकार से एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया गया और उस कार्यक्रम के बाद ये सारे केसेस निकल के आए। तो जब हम अहमदाबाद के कार्यक्रम की बात करते हैं तो इतने सारे यूरोपियंस आए थे वहां पे, इतने सारे अमेरिकन आए थे और अमेरिकन की तो भरमार थी। और आज देखिए कि अमेरिका की क्या स्थिति है। तो क्या ये कहना गलत है कि हो सकता है कि कोविड-19 जो है वहां से भी आया हो? वहां पे जो व्यक्ति आए थे, ये जो 7 लाख लोग जो इकट्ठे करे गए थे अहमदाबाद में, उनको किसी एक अमेरिकन से आया हो। और इस बात को छुपाने के लिए, इस बात को दबाने के लिए ये पूरा का पूरा जो इसकी दिशा है, इसे मोड़ दिया गया। सुजाता, बिल्कुल सही बात है। देखिए 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने सरकार को वार्न किया था कि आप कोविड को हल्के में न लें, ये बहुत बड़ी महामारी का रूप है। और उस समय तक भारत में जहाजों में भर करके जो संक्रमित लोग थे उनको लाया जा रहा था। सबसे पहले बड़ी चूक तो ये हुई कि जो बाहर से लोग लाए गए वो हमारे देश के थे, ठीक है, लेकिन उनके लिए आइसोलेशन सेंटर बनना चाहिए था, उनके लिए उनको क्वारंटीन किया जाना चाहिए था,
वो इतनी बड़ी संख्या में जो आए उनका पता नहीं लगा, उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हुई। और स्क्रीनिंग टेम्परेचर के लिए होती है, वो तो पैरासिटामोल आपने खाया तो टेम्परेचर आपका डाउन चला गया, जैसे कनिका कपूर या क्या थी कनिका कपूर, छुप करके बहुतों ने निकल गई, किया ये, ऐसे बहुतों ने किया। कनिका, तो ऐसे बहुत लोगों ने किया। तो एक तो वो वहां चूक हुई। दूसरी चूक ये हुई कि आपने चलिए मध्य प्रदेश की सरकार का गिराने का टारगेट तो आपका था, वो आप पॉलिटिकल टारगेट पूरा कर रहे थे, इतना बड़ा ब्लंडर आपने किया। आज इंदौर में जो डेथ रेट है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जो वहां पर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का बहुत बुरा हाल इस समय है। वो पिक्चर में मीडिया तो जिस तरह से शील्ड कर रहा है वो आपको मालूम है। लेकिन जो आपने बताया अभी कि इतनी बड़ी तादाद में जो ट्रंप के साथ भीड़ आई, जो ट्रंप के साथ लोग आए, वो एक बहुत बड़ा एक मसला है जिस मसले को डाउन प्ले किया गया। कोई मीडिया ने आज तक डिबेट किया? चाहे बताइए, किसी मीडिया ने इस बारे में डिबेट किया? और मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे मसले दबाने के लिए जो, अच्छा ये बताइए, मैं तो इसके लिए केंद्र की सरकार को ही पूरा दोषी मानता हूं कि जो जमात वहां पे 13 और 15 मार्च तक हुई, उस जमात में जितने विदेशी आए थे, विदेश मंत्रालय किसके पास है साहब? वो कैसे आ गए इतनी बड़ी संख्या में? और संक्रमित देशों से, उन देशों से जहां पर संक्रमण इतनी जोरदार तरीके से चल रहा था, वहां से जो विदेशी आए, तो वो क्या केजरीवाल जी का दोष था? वो क्या कांग्रेस का दोष था? वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो बिना स्क्रीनिंग के आ गए और जमात में हिस्से ले रहे। हिस्सा लेने के बाद आपने पूरा, क्योंकि पूरा सिनेरियो आपने, ये सारी जो नाकामियां थी, ये सारी असफलताएं थी, ट्रंप का दौरा था, मध्य प्रदेश का सरकार गिराने का मामला था, जो बिना स्क्रीनिंग के और बिना आइसोलेशन, इतनी बड़ी संख्या में जो आप देश के अंदर जहाजों में बैठा करके लोगों को लाए, वो सारी चीजों को छुपाने के लिए कोरोना को हिंदू मुस्लिम बना दिया। और जमाती उसका प्रचार, जमात ने जो गलत किया, जमातियों ने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आप केवल अर्णव गोस्वामी को दोषी मत बताइए। मीडिया का मेजॉरिटी पार्ट अंजना ओम कश्यप से लेकर के वो कौन चौधरी है जो चिल्लाता रहता है, वो भी एक एंकर है, ये जी न्यूज से, हाँ वो चौधरी, ये सारे रूबिका क्या है, वो एक बहुत बड़ी वो भी एंकर है, ये सारे पूरे जो गोदी मीडिया है, इस गोदी मीडिया ने, आप देखिए जैसे ही जमात वाला मामला आया, और जमात वाला मामला जब आया, वो कैसे आया? तेलंगाना में मौत हुई, उस मौत का जब ट्रेवल हिस्ट्री उन लोगों की पता लगी, और उसके रात को अभी लहरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि एनएसए गए वहां पर, मरकज में एनएसए गए, एनएसए साहब मरकज में गए, मौलाना साद से बातचीत करी। आज मौलाना साद, मैंने कई बार सवाल उठा लिया, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वो गिरफ्तार उस दिन होंगे जिस दिन कोई बहुत बड़ी आफत केंद्र सरकार के ऊपर आ जाएगी, जिस दिन कोई बहुत बड़ा ऐसा मसला सामने आ जाएगा कि साहब ये फेल हो रहे हैं कोविड को संभालने में, तो उस दिन मौलाना साद गिरफ्तार हो जाएंगे, सारी डिबेट वो खत्म हो जाएगी, और सारे टेलीविजन स्क्रीन में आपको ब्रेकिंग न्यूज और सारे डिबेट करने वाले जो है वो मौलाना साद पे दिखाई देंगे। इस देश के अंदर जो इन सरकार की नाकामियां हैं वो सारी गायब हो जाएंगी, और सारी डिबेट सुनते हुए, सारी डिबेट सुनते हुए। लेरी जी, मैं इसी बात को दोबारा आपसे पूछती हूँ कि जो अहमदाबाद में इतना बड़ा नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया गया, तो वो कार्यक्रम, और दूसरा ये जो सरकार गिराने वाली बात अभी धस्माना जी ने भी कही मध्य प्रदेश में, यहाँ पे अगर आप देखें मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं था, और वहां पे एक जर्नलिस्ट जिनकी बेटी यूके से वापस आई थी और उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया उसके बाद, तो आप मुझे बताइए कि ये दोनों जो घटनाएं हैं, क्या इनमें इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, और इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा हमारी मीडिया के द्वारा? सुजाता जी, 30 जनवरी को मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 30 जनवरी को पहला केस स्टूडेंट के माध्यम से इंडिया में एंटर किया। कोरोना भारत में तो पैदा नहीं हुआ, कोरोना वायरस फॉरेन कंट्रीज के माध्यम से 30 जनवरी को आया, और 31 जनवरी का हमारे पास जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी वो खबर का एक हमारे पास पड़ी है कटिंग, जिसमें राहुल गांधी जी ने
आर्थिक संकट और कोरोना वायरस को लेकर सरकार को चेताया था। और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि आज अमेरिका की स्थिति को देखते हुए अहमदाबाद प्रकरण और दूसरा गुजरात मध्य प्रदेश की सरकार का प्रकरण गिराने का प्रकरण, दोनों की जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच अगर होगी तो मैं समझता हूं कि ये जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके हम लोग नाम उजागर नहीं कर सकते, आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी जांच होना असंभव है। मगर ये सवाल बिल्कुल भी बात नहीं तय है उठाया जा कि रहा। जो पॉजिटिव पाई गई है वो हजारों लोगों के बीच, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं थे, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में आप देखिए ना, जिस तरीके से तांडव मचाया गया, जिस तरीके से पूरा इन्होंने जश्न मनाया लॉकडाउन होने के बाद, अंदर हॉल की पूरी तस्वीरें बाहर आई हैं। लेकिन मीडिया है, मैं तो दंग रह गया देखकर। एबीपी न्यूज पे थोड़ा सा चैनल मैंने सुबह ऑन किया जब मॉब लॉन्चिंग की घटना रात को हुई पालघर में, तो एबीपी न्यूज पर एक डिबेट चल रही थी और एक उनका स्टेटमेंट चल रहा था कि एबीपी न्यूज बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत में सांप्रदायिक दंगे की बात हो या हम लोग इसको जातिवाद में बांटना चाहें। तो मैंने सोचा या तो मेरे कान खराब हैं या मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। एबीपी न्यूज जैसा चैनल एक ऐसी बात कर रहा है और एकदम से इसके सुर 24 घंटे में बदल के 12 घंटे में बदल के रात को घटना हुई और सुबह आप इतनी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी तैयारी कर करके और एक पूरे देश में माहौल पैदा किया जाता है, पूरे देश में माहौल पैदा किया जाता है। और मैं भाई साहब की बात, दसमाना साहब की बात पे, मरकज की बात पे कहना जाऊंगा। मौलाना साहब की गिरफ्तारी, सुजाता जी नोट करिए आप, कोरोना वायरस का जब वायरस खत्म होगा और ये जंग हम लोग जीत जाएंगे, और ये जंग भी 33 करोड़ देवी देवता, भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो देवभूमि, यहाँ पर हमारी साधना और हमारी जो भक्ति है, हम लोग इसी के भरोसे, राम भरोसे, वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह के रहमो करम से और बद्री केदार की कृपा से हम लोग ये जंग अवश्य जीतेंगे। सरकार का इसमें कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं है, अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी योजना नहीं है। हम लोग 3 महीने का राशन बांट करके और लोगों को घरों में कैद करके कोरोना वायरस की जंग को बिल्कुल नहीं जी सकते। अभी दसमाना साहब ने मुझसे पूर्व में बताया था कि लोगों के पास किल्लतें शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड से बहुत सारे लोग, मैं उनकी बात का ही पूरा समर्थन करूंगा। 23 तारीख को मैंने खुद अपनी वॉल पर पोस्ट किया था कि जो लोग, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा कि उत्तराखंड से बाहर अगर रोजगार के लिए गए थे, अगर वो आना चाहते हैं वापस, तो वो कृपया करके संपर्क करें, हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अब पूरा देश और पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आधारित है और निर्भर है। और मैं समझता हूं कि इतने बड़े विश्व में जनरेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर भारत आता है। 135 करोड़ की जनता को संभालना एक व्यक्ति के वश में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आते हैं, नमस्ते देशवासियों, कहाँ है अमित शाह जी? मैं बिल्कुल समर्थन करना चाहूंगा भाई साहब की बात को, फिर दोहराना चाहूंगा, कहाँ है अमित शाह जी? केवल आप देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं। आपसे 10 किलोमीटर दूर मरकज में कैसे इंडोनेशिया से लोग आ गए, कैसे बांग्लादेश से लोग आ गए, कैसे मौलाना साहब अब तक गिरफ्तार नहीं हुए? बिल्कुल, वीजा तो इन्होंने ही दिया था। और मौलाना साहब आपसे केवल 10 किलोमीटर दूर है, आपके पास हर एजेंसियां हैं, एनएसए आपके पास है। अजीत डोभाल जी का आप इतिहास उठाकर देखिए, हमें गर्व है। अजीत डोभाल जी हमारे उत्तराखंड से मेरे बिल्कुल बराबर में, और आदरणीय हमारे दसमाना जी का तो गृह क्षेत्र और जन्म स्थान है पौड़ी गढ़वाल, शायद आपके यहाँ से बिलोंग करते हैं। और उनकी जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ कि उनकी आंखों से तो कोई भी एक भी तीर और एक भी सुई भी बिना मर्जी के देश में एंटर नहीं कर सकती। लेकिन आपसे 12 किलोमीटर दूर, 10-11 किलोमीटर दूर आपसे मरकज है, वहां पर कैसे लोग आ गए? आपको पता होना चाहिए कि नवंबर में त्रासदी शुरू हो गई, दिसंबर में चाइना में वुहान जैसी, जो चाइना जो टेक्नोलॉजी में हम लोगों से कहीं ज्यादा आगे है, वो पूरी त्राही त्रासदी में था। और आप लोगों को उसी समय लॉकडाउन कर देना चाहिए था। बाहर से आपने क्यों नहीं फ्लाइटें बैन की? आपने क्यों लोगों को आने दिया? कनिका कपूर जैसी आकर के लखनऊ में पार्टियां बॉम्बे में कर रही हैं, उसमें वसुंधरा राजे जी के बेटे संजय जी नाम है शायद, दुष्यंत सिंह, वो उसके बाद
दुष्यंत सिंह जी, वो उसके बाद राष्ट्रपति भवन गए, लेकिन वो खबर एक दिन चली। कनिका कपूर जी की खबर 3 दिन आई, उसके बाद कनिका कपूर जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। नहीं, वो और नेगेटिव है, मौलाना साद जी, उनका 5वां मैं आज टेस्ट आपको एक नेगेटिव था। पॉइंट, छोटी सी बात, छोटा सा समय और लूंगा। मौलाना साद, कोरोना वायरस की जंग खत्म होने के बाद, बिल्कुल धस्माना साहब की बात, जब सरकार के ऊपर संकट होगा और जब हम लोग क्वेश्चन पुटअप कर रहे होंगे, जब लोग सड़कों पर भुखमरी की तादाद में खड़े होंगे, बेरोजगारों की भरमार होगी, हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं होगा, हमारी जेब में पैसा नहीं होगा, हम लोग अपने बच्चों की फीस नहीं पे कर पाएंगे, हम लोग घरों के अपने बिजली के बिल नहीं पे कर पाएंगे। मैं किसान परिवार से हूँ, हमारे खेतों की फसलें नहीं उठेंगी, हम लोगों को उसके बदले में पैसा नहीं मिलेगा। पूरे देश में एक भुखमरी टाइप का जब देश का माहौल होगा, तब मौलाना साद गिरफ्तार होंगे, और गिरफ्तार भी दिल्ली के 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के दायरे से होंगे, क्योंकि वो सेफ रखे हुए। और उसके बाद मौलाना साद के जो तार हैं वो आईएसआई से जोड़े जाएंगे, उनकी फंडिंग दिखाई जाएगी, उनका हाफिज सईद से संपर्क दिखाया जाएगा, फिर पूरा देश वाह वाह वाह, मोदी जी शेर हैं, अमित शाह शेर हैं, फलाना शेर है, ढिमकाना शेर है, बैठ जाओ। अच्छा, तो लहरी जी की बात से एक चीज तो साफ है, आप देश की जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी अरे हम कहना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं, हम देश के नागरिक हैं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बाद में, मैं भारतीय नागरिक होने के नाते मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, मैं अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा, आपको 57 विधायक चुन के दिए, आप जब 1800 लोगों को गुजरात भेज सकते हो, तो आपने उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या किया? बिहार जैसी स्टेट की कितनी स्थिति खराब रहती है, लेकिन मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कम से कम शुरुआत तो करी, 1300 रुपए प्रति व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया। लेकिन आप तो लॉकडाउन में इतने वक्त बन के बैठ गए, आपको पता ही नहीं है आप हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरीके से अंदर क्वारंटाइन होगी जैसे कोरोना आपको ढूंढ रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई, मेरे को बताओ, आप क्यों छुप के बैठ गए? हम भी घूम रहे हैं, मैं निकलता हूँ। बिल्कुल, आवश्यकता अनुसार अगर मेरे क्षेत्र में डिमांड होती है और कोई विधवा, और मैंने सुजाता जी, मैंने अपना एक प्लान तैयार किया। मेरा मोस्टली एरिया रूरल एरिया है, यहाँ पर लोग किसान और फार्मिंग पर ज्यादा निर्भर हैं, और फार्मर के यहाँ लगभग ईश्वर की दया दृष्टि से किसान हमेशा घाटे की खेती करता है और कभी डिमांड नहीं करी हमें कोई पैकेज दीजिए, लेकिन 1 साल का अन्न और राशन रखता है। मैं सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ, मुझे गर्व है इस बात पर कि सिख धर्म के एक साथी ने कहा था, जब ये देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलना शुरू किया, तो उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया उन्होंने अपनी वीडियो में कि साथियों, देशवासियों, आप लोग घरों में कैद हो जाइए, अगर प्रधानमंत्री जी सिख धर्म को आदेश करेंगे तो हम लोग 3 महीने का राशन अकेले सिख कौम पूरे देश को खिलाने का काम करेगी। हम लोग उस कौम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन केवल और केवल मैंने अपना विजन बनाया कि हमारे क्षेत्र में जो विधवाएं हैं, हमारे क्षेत्र में जो असहाय है, हम लोग उनको टारगेट करेंगे, उनको देखने का काम करेंगे। अभी 1 चरण का राशन बढ़ चुका है, दोबारा कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, लोगों की नीड है, किसी को फीवर हो चुका है, बुखार हो गया है, कई तो डर के मारे नहीं बता रहे कि यार कहीं हमें क्वारंटाइन ना कर दें। आप स्थिति को क्लियर करिए, आप स्थिति को क्लियर करिए और आप फ्यूचर प्लानिंग बनाइए कि आने वाले 3 महीने में हमारे सामने प्लस और माइनस दोनों चीजों पर आप रिसर्च करिए क्या होने जा रहा है। हाँ, इकोनॉमिक पैकेज की बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। और सुजाता जी, आप 1 मिनट मेरी बात और सुनिए। हमारे उत्तराखंड में 9 जिलों को छोड़ 4 जिले हैं केवल और केवल जिसमें पब्लिक की भरमार है। ऊपर आप जो हमारे जो 9 जिले हैं, 9 जिलों में आप बताइए कि कितनी जनता है। सारा पहाड़ तो पलायन कर चुका है, सारा पहाड़ तो पलायन कर चुका है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, हम कांग्रेस के होने के नाते, हम उससे पहले उत्तराखंड के निवासी हैं, उससे पहले भारत के निवासी हैं, और हम आपके सहयोग में खड़े हैं। आप कृपया करके उत्तराखंड के लिए कोई ऐसी चीज करिए, इसको सील करिए, यहाँ टेस्टिंग जितनी हो सकती है वो करिए, और अपना फ्यूचर हम लोग ध्यान रखिए। आने वाले 3 महीनों में हमारे सामने संकट की स्थिति ना हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये डर का माहौल भी बना दिया गया है, जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं। अगर हम डॉक्टरों की सेफ्टी, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका कारण क्या है। लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना दिया गया है। बिल्कुल, इस समय कोरोना को केवल और केवल एक इवेंट बनाने की तैयारी चल रही है। मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, मैं अभी आती हूँ। छपा रखे हैं, 5 किलो आटा दे रहे हैं, उसके साथ पेम्पलेट दे रहे हैं माननीय मंत्री जी का। जी, वो सब है, वो सब सही कह रहे हैं आप। इकोनॉमिक पैकेज की जहां तक बात है,
तो इकोनॉमिक पैकेज किस प्रकार का होना चाहिए धर्माना जी आपके हिसाब से, और ये जो भय का माहौल है इसको कम करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? मेरा ये जो है, इसके बाद बस एक सवाल और लूंगी आपसे। आप मुझे बताइए कि क्या देखिए, बड़ा इकोनॉमिक पैकेज चाहिए देश को इस वक्त? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को कर्फ्यू लगा था, 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, और आज उनका मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें उन्होंने एक सब कमेटी बनाई है, मंत्रिमंडलीय, और वो प्रदेश के जो आर्थिक सवाल है उन पर अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की कि जो राज्य के गरीब हैं, राज्य के किसान हैं, राज्य का छोटा व्यापारी है, एमएसएमई है, उनके जो लोग हैं जिस प्रभावित हुए हैं। देखिए, चार धाम यात्रा हमारी प्रभावित हो गई है, और चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफ लाइन है। 5 लाख परिवार यमुनोत्री रूट, गंगोत्री रूट, केदारनाथ रूट, बद्रीनाथ रूट, और उसके बाद हेमकुंड साहिब, ये ऐसे रूट हैं जिसमें बहुत बड़ा वर्ग उत्तराखंड का, उसकी रोटी रोजी चूल्हा सब उस पर निर्भर करता है। वहां पर ढाबे वाला, वहां का होटल वाला, वहां का धर्मशाला वाला, वहां का पुजारी, वहां का पंडा, ये सारे लोग जो है उससे प्रभावित होते हैं। और आज चारधाम यात्रा, आपको मालूम है 2013 की आपदा हमने देखी थी। जब 2013 की आपदा आई थी तो 16 में जाकर के स्थितियां सामान्य हुई, 3 साल बाद। लेकिन आज ये तो कोरोना का जो भय है, अब तो लोग पता नहीं कब तक नहीं निकलेंगे घर से, कब तक यात्रा नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम बनेगा वो कहाँ तक उसका परिणाम होगा। तो ये सारी बातें जो यात्रा को प्रभावित करने वाली है, लेकिन सरकार ने उसके लिए कोई प्लान नहीं किया। पट खुलने हैं, पट नहीं खुलने हैं, इस पे बहस हो रही है। लेकिन 5 लाख परिवार जो इस यात्रा के प्रभावित होने से सीधे सीधे इसके दुष्परिणाम झेलेंगे, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। हमारा ट्रांसपोर्टर है पूरे प्रदेश का, हमारे 3 जनपद मुख्यतः जो देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल का भाग है, उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टर है, ट्रक वाले हैं, मैक्सी कैब वाले हैं, कैब वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, बस, छोटी बस, बड़ी बस वाले हैं। पूरे हरिद्वार में और ऋषिकेश में, कोटद्वार में जीएमओयू, टीजेएमओयू, केएमयू, कुमाऊं आप मंडल क्या चाहते जो हैं, चलती उनके है, लिए क्या ये चाहते हैं? भाई सरकार को कोई दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। सरकार को कोई ना कोई, आप कुछ मत करिए, आप ट्रांसपोर्टर्स की जो सब्सिडी, वो जो ईएमआईज हैं, आप केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करें कि उनका जो ईएमआई है वो स्थगित करने के साथ साथ उनका इंटरेस्ट भी माफ करें। बिजली का बिल, आप, हम उत्तराखंड सारे देश में ऊर्जा प्रदेश हम करते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगमों में पर वार्ड 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कह दिया कि आपको देना है, और सारे उनके पार्षद रसीद लेकर के घूम रहे हैं कि चंदा दो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए। लेकिन आप बिजली का बिल, पानी का बिल, सीवर का बिल, अरे भैया कुछ नहीं कर सकते, कोई डिस्काउंट करो। 1% डिस्काउंट किया, ऐसा उस दिन पढ़ करके मुझे समाचार ऐसा अपमानित लगा कि आप 1%, और वो भी उसको जो ऑनलाइन पेमेंट टाइम पे कर देगा उसको 1% डिस्काउंट मिलेगा। ये हरकतें, अगर प्रदेश की सरकार को एक पूरा ठोस इकोनॉमिक पैकेज घोषित करना चाहिए, उसमें कम से कम बिजली के बिल 50% तो माफ कर दीजिए लोगों। जो फीस है अंग्रेजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, हम ये नहीं कहते कि उनको बंद होना चाहिए या उनकी फीस पूरी तरह से माफ कर दो, लेकिन उनसे बात करके, आप उनकी एसोसिएशंस को बुला करके ऐसा करवाएं कि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर फीस का बोझ कम हो जाए, उनके जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी मिलती रहे और फीस का बोझ भी कम हो जाए। ऐसा कुछ करिए जो लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में कुछ ऐसा पैसा चला जाए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, सुबह कमाते हैं, शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है, तो आप उनके लिए क्या इंतजाम करेंगे? आपने कहा कि हम राशन फ्री देंगे 3 महीने का, तो जो राशन आप दे रहे हैं वो तो 5 दिन में खत्म हो जा रहा है, 7 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिसके लिए सरकार को ठोस पहल करनी पड़ेगी, सरकार को आगे आना पड़ेगा। अभी तक सरकार इस मोर्चे पर कोई सहायता प्रदेश की जनता की नहीं कर रही। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने बड़े सकारात्मक सुझाव भी दिए हैं,
और इन विषयों को मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग उठाते रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो आप लोग सभी कोई इस चीज को अगर कहते रहेंगे तो हो सकता है कि सरकार सुने। वैसे सरकार सुनती कम है, परंतु उम्मीद कर रही हूँ कि वे सुनेगी, आपके सजेशंस को लेगी, ताकि इस मुश्किल के दौर से हम कम से कम उत्तराखंड को ठीक तरह से निकाल सके। आप लोगों के साथ ये जो चर्चा रही है, इसके जो सुझाव आपने दिए हैं और जिस प्रकार से आपने अपनी बात को रखा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि जब देश की मीडिया कुछ कह नहीं रही है, आपकी आवाज को दबा रही है, आपकी आवाज को आगे नहीं आने दे रही है, तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और अपनी आवाज को इसी प्रकार से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।